वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास नंबर 108 चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास शाम 9 बजे आपको उपलब्ध होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2020 तक सर्वाधिक नगर पालिकाएं किस जिले में हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवार, ग्राम सेवक, इनके लिए तो बहुत खास है ये। अगस्त 2020 तक सर्वाधिक नगर पालिका है वो हो चुकी है जयपुर के अंदर। कहां पे? सबसे ज्यादा जो नगर पालिका है वो जयपुर के अंदर है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान में नगर पालिकाएं कितनी हैं। तो याद रखना, नगर पालिका है 169। कितनी है? 169 नगर पालिकाएं हैं। ये आंकड़ा कब तक का है? नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप है, हालांकि इधर उधर हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो 169 का है। राजस्थान में जो नगर निगम है वो 10 है, नगर पालिका 169 है, नगर परिषद 34 है। कितनी? नगर परिषद 34 है। राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है, विधानसभा सीट 200 है। इसके अलावा और भी अगर बात करें, संभाग 7 है, जिले 33 है, जिला परिषद 33 है, पंचायत समितियां 352 है और ग्राम पंचायतें 11,341 है और तहसील है वर्तमान में 343। ये अब तक के 2020 के दिसंबर तक का, और उसके बाद में जो भी मार्च 2021 तक का आंकड़ा है वो है। यानी ग्राम पंचायतें 11,341। अब आपको कहीं 12,000 कुछ भी मिलेंगे, लेकिन वो क्लियर पंजीकृत नहीं हुई है, ध्यान रखना। वर्तमान में जो डाटा दिखा रही है वो 11,341 है। 33 जिले, 33 जिला परिषद, 10 नगर निगम, नगर पालिकाएं 169, ठीक है, 34 नगर परिषद, इनको याद रखना। तहसील 343। अगर पहली बात तो यहां से क्वेश्चन आता नहीं, अगर आए तो ये डाटा याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जीएस कासलीवाल थे और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। दोनों को याद रखना, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है वर्तमान में, और प्रथम थे जीसी कासलीवाल। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है। रघुराम राजन, नाम सुना होगा आपने, हमारे देश के 23वें, यानी हमारा जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके 23वें गवर्नर थे। उन्होंने कहा है कि राजस्थान को उन्होंने सबसे कम विकसित राज्य माना है। यानी राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में है। सीधा सीधा पेपर में आपसे कभी पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर था? प्रारंभिक समय में किस शहर को उमेदपुरा की छावनी कहते थे? जल्दी से कमेंट करके बता दो, बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका उत्तर है झालावाड़। उत्तर क्या आ जाएगा? झालावाड़ इसका उत्तर है। उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध था। और एक और क्वेश्चन याद रखना, पूछ ले राजस्थान का कौन सा जिला है वो त्रिकोणात्मक शहर, त्रिकोणात्मक रूप से बसा हुआ शहर है, वो भी झालावाड़ जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति इल्ली के समान है। इसका एक भाग है वो रावतबाटा, वो घोड़े की नाल के समान है। उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है और भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? देखिए, ये हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान की चर्चा करें, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो जहां कर्क रेखा के पास जो क्षेत्र है वो तो सीधी किरणें पड़ती है उनपे सर्वाधिक, लेकिन जितना दूर जाएंगे उतनी तिरछी पड़ेगी। तो देखो, इनमें से ये पूछ रहा है सबसे कम तिरछी पड़ती है, इसका मतलब सीधी पड़ती है वहां पे उनके मुकाबले। दौसा, पाली, भरतपुर, जोधपुर, कितना इंपॉर्टेंट। देखो, पाली इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पाली यहाँ पे है, जोधपुर यहाँ पे है, और दौसा यहाँ पे और भरतपुर यहाँ पे है। तो इस कर्क रेखा के हिसाब से सबसे कम तिरछी कहां पड़ेगी? पाली के अंदर पड़ेगी। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता? राजस्थान की जो 1,070 किलोमीटर सीमा लगती है, उसको पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये कराची है, वो अपने राजस्थान को नहीं लगते। कौन कौन से लगते हैं याद रखना, आपको याद रखना है। बावलनगर, बावलपुर, रहीम्यार खान, घोटकी, संगर, सुकूर, खेरपुर, अमरकोट और थार पारकर, ये 9 जिले लगते हैं। निम्न में से जिले की आकृति के संबंध में असत्य कथन बताइए। सत्य नहीं है, असत्य कथन बताइए। निम्न में से किस जिले की आकृति के संबंध में ये असत्य बताना है?
देखो म्यूराकार जोधपुर है, ये तो सही है। बैठे हुए मेंढक के समान सिरोही है, ये भी सही है। व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत के समान जालौर, ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के समान कौन सा है? बाड़मेर जिला है। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के लगभग जिले की आकृति है वो दी हुई है। तो याद रखना क्या, म्यूराकार तो जोधपुर सही है। बैठे हुए मेंढक के समान सिरोही है। व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की तरह जालौर नहीं है, बल्कि बाड़मेर है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा नहीं बनाता? निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा नहीं बनाता? ये बहुत खास क्वेश्चन है, देखिए पेपर में अक्सर यहां से पूछा ही जाता है। तो देखिए, हरियाणा का महेंद्रगढ़ बनाता है, ये अरावली भी बनाता है गुजरात का, और नीमच मध्य प्रदेश का बनाता है। ये गुड़गांव है, ये हरियाणा का है, लेकिन ये हमारी राजस्थान की सीमा से नहीं बनाता। मैंने आपको बताया था हरियाणा के कौन से जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, सूत्र बताया था, सिफई, भीम, रेवड़ी में। इतना ही सूत्र याद रखना, सिफई, भीम, रेवड़ी में, गुड़। ऐसे याद करोगे तो ये गुड़ गुड़गांव पहले लगता था, अब नहीं लगता। सिफई सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, यानी जिसको नुह कहते हैं, ये 7 जिले हरियाणा के लगते हैं, इसमें गुड़गांव नहीं लगता। राजस्थान से लगने वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अवरोही क्रम की जब भी बात होती है, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा 1262 किलोमीटर, उसके बाद में लगता है गुजरात 1022 किलोमीटर, फिर लगता है यूपी 877 किलोमीटर, और फिर लगता है पंजाब 89 किलोमीटर। इसने पूछा अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा लगेगी मध्य प्रदेश की, फिर लगेगी हरियाणा की, फिर गुजरात की और उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर ये हो जाएगा। राजस्थान का 33वां जिला कब स्थापित हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। निश्चित तौर पे यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन है। 30वां जिला, तो आपको दिमाग में होगा ना कि 30वां जिला कौन सा था, तो आप बता दोगे। उत्तर हो जाएगा इसका 1991 में। देखो 28वां, 29वां, 30वां और 31वां, ठीक हो गया। 28वां, 29वां और 30वां तीनों एक साथ बने थे। भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। सूत्र याद रखना, BDR 12 दौसा रासमंद, तीनों की तारीख है 10 अप्रैल 1991। याद रखना 10 अप्रैल 1991। उत्तर हो जाएगा 1991। 30वां जिला रासमंद बना था। 1982 को कौन सा जिला बना? धौलपुर। 1994 को कौन सा बना? हनुमानगढ़। 1997 को कौन सा बना? करौली। निम्न में से किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि पाली जिले से राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती है। कौन सा है जिसके साथ नहीं लगती? देखो इधर नागौर लग रहा है, इधर जोधपुर लग रहा है, ठीक है, इस साइड राजसमंद लग रहा है, ये टोंक बहुत दूर रह गया, इधर रह गया टोंक, तो रह जाएगा टोंक। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब आपने नाम तो सुना है सबसे छोटा धौलपुर है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे आप? आपने सुना है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, फिर आपने सुना है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना डूंगरपुर। आपको याद रखना है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है उदयपुर संभाग, क्योंकि डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इनका लिंगानुपात बहुत है। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले मुख्यमंत्री, इनके जवाब जल्दी जल्दी से देते रहो। 1983 की बात है, राजस्थान के चाणक्य हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। शुरुआत होती है 1949 में, फिर 1962 में क्या होता है, जो अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी है वो बंद कर देते हैं संभागीय व्यवस्था को, लेकिन 1987 में वापिस हरिदेव जोशी जी वापिस इसको शुरू करते हैं और छठा संभाग बना देते हैं अजमेर संभाग को। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि 7 संभागों में भरतपुर संभाग कब बना और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, इसका जवाब कमेंट में देना है। प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर असत्य बताइए। प्रशासनिक वर्गीकरण देखो, ये पटवार, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत खास है, ऐसे ही पेपर पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। लोकसभा सीट हमारी 25 है, जिला प्रमुख हमारे 33 है और नगर परिषद 34 है, लेकिन नगर निगम चेंज हो गए, 7 की जगह कितने हो गए? 10 हो गए, तो ये असत्य है। राजस्थान में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां मिलती है वह जिला कौन सा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां मध्य मिलती है
वो क्षेत्र कौन सा है? नागौर। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि राजस्थान का नागौर किसे कहा जाता है? सॉरी, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है नागौर का मकराना गांव। यहाँ 74 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी और लगभग 26 डिग्री देशांतर रेखा दोनों का मिलन होता है इस नागौर में, याद रखना। दोनों यानी दोनों क्या करती है? मध्यवर्ती जिले में है। और दोनों की खास बात कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर जयपुर से गुजरती है। और कर्क रेखा डूंगरपुर के लास्ट चीखली गांव से गुजरती है। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, ये क्या पूछ रहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ये पूछ रहा है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसकी लंबाई ध्यान रखना 784 किलोमीटर विकर्ण की। जब आपसे पूछे उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पश्चिम की लंबाई की, दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। जब आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और दक्षिण ये पश्चिम से पूर्व की है 826 किलोमीटर। तो याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती है? अब आपको पता है कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो उत्तर क्या लगाओगे आप? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर लगाते हैं। जल्दी से लगाना उत्तर। इसका सही जवाब क्या दे पाते हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब, वैसे आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के एकदम नीचे के कोने से। जब ये उत्तर नहीं हो तो आपको उत्तर हमेशा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ लगाना है, ध्यान रखना। जब कौन सा उत्तर नहीं हो? जब दोनों एक साथ नहीं हो तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ उत्तर लगाना है, क्योंकि बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ के बिल्कुल पास से गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा होगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर आपका, यहां से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नजदीक हो गया जिला मुख्यालय। और 26 किलोमीटर राजस्थान लगभग है। सबसे दूर पूछे तो श्री गंगानगर है। पाकिस्तान से राजस्थान की कुल कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आपको पता है 1070 किलोमीटर लगती है, जो कुल राजस्थान की सीमा की 18% है, लगभग 18%। टोटल 5920 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा है, उसका 18% क्या है? 1070 है। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? केवल अंतर्राज्यीय सीमा। देखो मैं सारी चीजें बताता हूँ। राजस्थान के टोटल 33 जिले हैं, उनमें से 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, तो पीछे बच गए 25। 25 जिले वो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं प्लस अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। उनमें से 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनमें से केवल 4, उनमें से केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21 हैं। कितने केवल पूछे तो आप गंगानगर बाड़मेर को हटा देना, केवल 21 है। टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4 है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 2 है। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? अब जल्दी से बता दो, लगभग कितने गुना बड़ा है? तो उत्तर बता दिया होगा आपने। जब आप जैसलमेर का पता है ना 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और धौलपुर का पता है 3,034 वर्ग किलोमीटर है। अगर इन दोनों का अंतर देखें कितने गुना है, तो ये लगभग 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। राजस्थान के उत्तर और दक्षिण स्थित में कौन से गांव स्थित है? ये देखो राजस्थान बन गया, इसके उत्तर में और दक्षिण में कौन से गांव है? तो उत्तर में श्री गंगानगर जिले की तहसील है श्री गंगानगर का कोणा गांव है, और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है। तो उत्तर हो जाएगा कोणा गांव उत्तर में है, और दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंडा गांव। अच्छा, पूर्व में कौन सा है? तो पश्चिम में कौन सा? सॉरी, पश्चिम में कटरा गांव है, और पूर्व में कौन सा? राजाखेड़ा तहसील की चिलाना गांव है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती? आपको पता है मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। सूत्र बता देता हूं। जार, जारमनी, आरा, कू, शीश, मुंह, ये सूत्र अगर याद कर लिया ना तो 10 जिले मध्य प्रदेश लगते हैं। बता देता हूं कौन कौन से। जारमनी, आरा, गू, शीश, मुंह। सूत्र याद हो करना, नहीं तो रट लेना इस सूत्र को। मैं कहता हूं पेपर में बड़े काम आते हैं। अब एक को मैंने लिख दिया, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा,
राजगढ़, गुन्ना, शिवपुरी, श्योपुरी, मुरैना। इस 10 में से कोई बाहर है तो देख लो महोबा है, तो ये नहीं लगता। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? अब पता है तेरह ताली नृत्य में कौन से लोक देवता? तो रामदेव जी के लिए कामड़िया पंथ की महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ तेरह ताली नृत्य करती है। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए। 1857 की लोक देवी कौन है जिसको मूर्ति है अंग्रेज अजमेर ले गए? वो कौन से? सुगाली माता, 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह की देवी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मानता है? देखो पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात करूं, अच्छे तरीके से पढ़ो कि सिंपल पेपर। और ये बात सबसे ज्यादा अगर दिमाग में आती है तो रीट के विद्यार्थी पूछ लेना, आपके आसपास जो विद्यार्थी हैं, दो 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 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, उनके नंबर देखो। कुछ एक अपवाद है जिनके खूब सारे नंबर है, बहुत सारे विद्यार्थी उनके नंबर नहीं बन रहे और 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। क्यों? क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन था वो गलत करके आ गए। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़ो चाहे कम, सिंपल चीजें पढ़ो, क्वेश्चन वो पढ़ो, और जो पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो। ज्यादा गहराई से जाओगे तो मरोगे, मात खाओगे आसान क्वेश्चनों में। बस ये दिमाग में रखो, आसान और बढ़िया जो पेपर के लायक, जो ध्यान में रखकर कि वर्तमान में पेपर किस प्रकार के आ रहे हैं, उसी प्रकार से तैयारी करो। अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। 3 माता अलवर की याद रखनी है, जिलानी माता, नारायणी माता और धोला देवी माता। तीनों माता अलवर की है, ध्यान रखना। इस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। अब कौन से लोक देवता है जिनकी पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं ना, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है? तो मेहाजी मांगलिया है, ये मांगलिया समाज के इष्ट देवता है मेहाजी मांगलिया। और ये भोपे क्या करते हैं, अपनी संतान गोद लेके वंश चलाते हैं। मेहाजी मांगलिया जिनका घोड़ा है किरड काबरा, ठीक है, किरड काबरा। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में हड़बूजी बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म तो हुआ था बुंडेल नागौर में, लेकिन इनका पूजा स्थल है बेंगटी फलोदी में। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इनके आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक ने जो मंडोर है वो, सॉरी, जोधपुर के शासक जोधा ने मंडोर मेवाड़ से आजाद करवाया था। देवनारायण जी की फड़ कौन बांधता है? अब देवनारायण जी कौन थे? देवनारायण जी गुर्जर थे, गुर्जर समाज के विष्णु कहलाते हैं, तो गुर्जर भोपे बांधते हैं। और सबसे देवनारायण जी की पीठ जो फड़ है वो सबसे बड़ी है, और 1992 में इन पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया देवनारायण जी, 5 रुपए का डाक टिकट है। इनकी पूजा नीम के पत्तियों से की जाती है। असिंध भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे इनका मुख्य स्थल है। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो वो पर्वतसर तेजाजी, तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है और भाद्रपद माह में बढ़ता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? यानी अकबर के विरुद्ध, जब आपको पता है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, उसमें कल्लाजी राठौड़, जयमल जयमल राठौड़ मेड़तिया जो थे, उनके कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं। इसलिए 4 हाथों वाला देखता है, और इससे युद्ध करते हैं जिससे शेष नाग फुआरा लगा रहा है, फुआरा डंक लगा रहा है, इसलिए शेष नाग का अवतार। और एक सिर जयमल का और एक कल्ला जी का, इसलिए 2 सिर वाले कल्ला जी कहलाते हैं। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे? तो वो थे डूंगर जी और जवाहर जी, एक साथ दोनों ही, अभी यहाँ पे अलग कर दिया। डूंगर जी और जवाहर जी दोनों ही थे जिन्होंने क्या करते थे, अंग्रेज लोगों से, गरीब अमीरों से लूटते थे और गरीबों को बांटते थे। डूंगर जी और जवाहर जी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर में घास रहे, ये दोनों ही उत्तर है इसके, ए और बी। किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? तो मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था, ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी ऐसे शासक थे, राठौड़ वंश के ऐसे शासक दो एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन को या तो काट देना या पे तल्लीनाथ जी लिख लेना। भी क्या लिखना है? तल्लीनाथ जी, क्योंकि मल्लीनाथ जी का कोई नाम नहीं था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। यहाँ पे मल्ली से तल्ली कर लेना। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, और इनका जो मंदिर है वो पांचोटा गांव, पांचोटा की पहाड़ी जालोर में बना हुआ है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में लगातार आ रहे हैं। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, जिनकी मुख्य पीठ नारायणा जयपुर केंद्र है।
दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो अभी मैंने बता दिया, नारायणा जयपुर में है। इनका जन्म माना जाता है अहमदाबाद गुजरात में। कहते हैं कि लोधीराम ब्राह्मण को ये अहमदाबाद में साबरमती नदी में किनारे साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे, और उसके बाद में इनकी जो कर्म भूमि थी वो राजस्थान थी। दादू पंथ की 5 शाखाओं में कौन सी शाखा नहीं है? अब ये पेपर में प्रश्न पक्का आता है और विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। 5 शाखा याद रखना। एक तो इनकी शाखा थी खालसा, एक थी इनकी विरक्त विरक्त, एक थी उत्तरादे, एक थी इनकी खाकी, और एक थी नागा। ये 5 शाखा थी, ठीक है। नागा के जो सुंदरदास जी थे। 5 शाखाओं में कौन सी नहीं है? तो ये सांबर नहीं है, एक पंचतीर्थ था। दादू पंथ के 5 तीर्थ में कौन सा शामिल है? उनके 5 तीर्थ भी थे। कल्याणपुर था, नारायणपुर था, सांबर था, ठीक है। लेकिन था कौन सा नहीं? बयाना जयपुर नहीं था। काया बेली और अनभे वाणी ग्रंथों का संबंध किससे है? दादू दयालरी वाणी, दादू दयालरा दोहा, काया बेली, अनभे वाणी ग्रंथ सारी दादू संप्रदाय से संबंधित है। दादू दयाल जी के वे शिष्य जो जीवन भर तुल्य के वेश में रहकर दादू वाणी का गुणगान किया। दादू दयाल जी के वे बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य जीवन भर दुल्हे के वेश में रहकर दादू वाणी का गुणगान करते हैं, रज्जब जी। कौन है? रज्जब जी। दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा एग्जाम हुआ था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का। आप जो कॉलेज एमए बीए करते हो ना, उस कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी में क्वेश्चन आया, दादू संप्रदाय की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर सुंदरदास जी। इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं। मीराबाई के बारे में असत्य बताना है आप। मीराबाई के पति का नाम, पति सांगा के पुत्र भोजराज थे, सही है। इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं, ये भी सही है। मीरा के गुरु दादू दयाल जी थे, ये गलत है। मीरा के आध्यात्मिक गुरु गजाधर गुर्जर थे, ये सही है। मीरा के मुख्य गुरु रैदास जी थे, दादू दयाल जी नहीं थे, तो असत्य हो गया। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? मीरा ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? तो अंतिम समय इन्होंने द्वारका में बिताया था। ये द्वारका गलत है, द्वारिका नहीं होता है, हमेशा द्वारका होता है, ध्यान रखना। द्वारिका नहीं होता, यह मिस्टेक छप गया, ई की मात्रा नहीं आती है। द्वारका में अंतिम समय गुजरात के अंदर बिताया था। उससे पहले इन्होंने वृंदावन उत्तर प्रदेश में बिताया था। कई बार पेपर में द्वारका नहीं देता एग्जामिनर, तो उसका फिर उत्तर हो जाएगा वृंदावन। राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? इसका जवाब मुझे थोड़ा सा जल्दी दे दो, मैं आपके लिए समय दे देता हूं। वैसे समय देना जरूरी है आपको। इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दो, मैं आपको आधी मिनट 30 मिनट देता हूं। कितने विद्यार्थी देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं? महान होंगे वो विद्यार्थी जो मेरी सुबह 7 बजे क्लास लेते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब बड़े शानदार तरीके से। देखता हूं कितने विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं। टाइम मिल रहा है आपको, और लाइक कर दो जल्दी। जिसने जवाब दे दिया फटाफट लाइक कर दो। कितने विद्यार्थी? और आपके लिए बस कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है। क्या शानदार जवाब आएंगे आपको वो पता लगेगा मुझे। तो याद रखना, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। अगर कोई विद्यार्थी एबीसीडी में दे रहा है तो इसका मतलब वो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। अश्वनी वैष्णव हमारे देश के रेल मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव हमारे देश के श्रम पर्यावरण मंत्री हैं। पीयूष गोयल कॉर्पोरेट मंत्री हैं। राजस्थान के जो खेल मंत्री हैं वो अशोक चांदना है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। कौन है वर्तमान खेल मंत्री? है अशोक चांदना, याद रखना। और हमारे देश के खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव निरंजन आर्य। अब कोई विद्यार्थी इस क्लास को 2 साल बाद देखेगा और वो कमेंट करेगा कि सर वर्तमान में तो ये मुख्य सचिव है, तो उस विद्यार्थी को बताता हूं आज तारीख 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 2021 के समय राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य है। डीबी गुप्ता राजस्थान के सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना। जीके व्यास राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और विश्वास मेहता केरल राज्य के सूचना आयुक्त हैं। अवनी लेकरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो अवनी लेकरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध निशानेबाजी में। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता और 50 एयर में रजत जीता। दोस्तों बता देता हूँ, हमारी करंट अफेयर्स राजस्थान स्पेशल आती है सुबह 7 बजे। अगर कोई विद्यार्थी अब तक नहीं देख पाया तो जरूर देखें। देश के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन थे? देश के प्रथम सहकारिता मंत्री, तो ध्यान रखना कौन थे? अमित शाह। कौन है? सॉरी, देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बने अमित शाह। पहली बार सहकारिता मंत्री बनाए गए अमित शाह को। हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री है उदयलाल अंजना। प्रभुलाल सैनी पिछली भाजपा सरकार राजस्थान में कृषि मंत्री थे। गुलाब चंद कटारिया
वर्तमान में हमारे राजस्थान में विधानसभा के विपक्ष के नेता है और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी थे। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, कितना आसान क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बता दो। ये तो बहुत आसान है। कलराज मिश्र हमारे राजस्थान के 21वें राज्यपाल है। और देख लो 2%, टोक्यो पैरा ओलंपिक, यहाँ पैरा नहीं है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता। अब सीधा आ जाए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो इनमें से कोई नहीं। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लेता, ये पैरा खिलाड़ी नहीं है बल्कि मुख्य ओलंपिक के खिलाड़ी है। अब इसको हटा दें, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। प्रश्न देख, नजरिया हमारा कैसा होता है। वो कहते हैं ना कि जिस नजर से हम देखते हैं, जिस व्यक्ति को जिस नजर से देखते हैं, उसी नजर से हमें उसका व्यवहार मिलता है, प्रश्न उसी हिसाब से उत्तर मिलता है। दोनों ही उत्तर देखो। अगर आपने कह दिया टोक्यो पैरा ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता, तो इसका उत्तर इनमें से कोई दोगे क्योंकि ये पैरा ओलंपिक थोड़ी है। अगर मैंने यहाँ ये हटा दिया, अब प्रश्न आ गया टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, भाला फेंक में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण आ जाएगा। यही तो बात है नजरिए की, ये तो देखने की बात है। जो आप देखते हो ना अपना वीडियो, 2-3 विद्यार्थी अनलाइक करते हैं, उनका नजरिया उसी हिसाब का देखने का है। तो वो 3-4 विद्यार्थी जो अनलाइक करते हैं ना, उनका नजरिया इसी हिसाब का है। और आप सारे विद्यार्थी जो लाइक करते हो वीडियो को, आपका नजरिया आपके हिसाब से, नजर से नजर मिला के जिस प्रकार देखेंगे हमें उस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कौन सा पदक जीता? नाम याद रखना, 21 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है लेकिन नाम 2020 का ही आएगा क्योंकि 2020 में ही होना था। तो भारत को 48वां स्थान मिला, भारत ने 7 पदक जीते। और मैंने टोक्यो ओलंपिक का पूरा वीडियो दे दिया, अगर आपने देखा है। पैरा ओलंपिक का राजस्थान के संदर्भ में दे दिया, और पटवार के लिए, ग्राम सेवक, इन सब के लिए पूरा दे दिया, इंडिया राजस्थान पूरा। बस आप लगातार वीडियो देखते रहना। ये वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन तब आएगा जब जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो। 9 बजे हमारी ये रोज क्लास आती है। कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है तो वो टेलीग्राम पे आपको सूचना मिल जाती है। टेलीग्राम हमारा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से बना हुआ है, तो आप जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।